नमस्कार, आदाब। मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की। दरअसल इसी नोएडा शहर की रहने वाली है रश्मि गुप्ता। रश्मि जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। दरअसल रश्मि के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन है, जिसमें रश्मि सबसे बड़ी है। रश्मि जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज़ है। दरअसल रश्मि जो अपने ही इलाके से जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद से नोएडा के एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी भी मिल जाती है, जहाँ पे वो ठीक ठाक पैसा भी कमाने लगती है। पर रश्मि जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगती है, उसके बाद से रश्मि के परिवार वाले उसका रिश्ता इलाके के ही रहने वाले एक लड़का से तय कर देते हैं, जिसका नाम है राहुल गुप्ता। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है। दरअसल रश्मि जब राहुल को देखती है तो देखने के बाद उसे पसंद ही नहीं करती है, बल्कि दोनों की सगाई भी कर दी जाती है और शादी की तारीख जून महीने में रखी जाती है। राहुल और रश्मि की जब सगाई हो जाती है, उसके बाद से दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से अक्सर बातचीत भी करने लगते हैं। इधर दोनों के परिवार वाले शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रश्मि के एक रिश्तेदार है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहता है। दरअसल रश्मि के रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन होता है, जिसमें वो रश्मि के पूरे परिवार को बुलाते हैं। लेकिन पूरे परिवार की जब बुलावा होती है तो रश्मि के पिता उसे कहते हैं कि दरअसल हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, बल्कि तुम ही जा कर के घूम आओ। रश्मि को अकेले जाने के लिए जब कहते हैं, रश्मि भी इनकार कर देती है। तब जा कर के रश्मि के पिता उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम अकेले नहीं जाओगी तो अपने साथ राहुल को भी लेते जाओ। राहुल को अपने साथ ले जाने के लिए जब कहते हैं, उसके बाद से रश्मि भी ग्वालियर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में राहुल और रश्मि दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके ग्वालियर के लिए निकलते हैं। चूँकि जिस दिन दोनों ट्रेन पकड़ते हैं, उसके ठीक एक दिन के बाद उस रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन होता है। इसीलिए रश्मि राहुल को एक दिन पहले ही लेकर के ट्रेन से ग्वालियर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि दोनों ग्वालियर पहुंच पाते, ट्रेन में ही राहुल रश्मि से कहता है कि दरअसल तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ तो फंक्शन कल है, क्यों ना आज रात को किसी होटल में ठहर जाते हैं। राहुल जब रश्मि के साथ होटल में ठहरने के लिए कहता है, रश्मि इसके लिए तैयार नहीं होती है। उसके बाद से राहुल अब रश्मि को समझाने लगता है, कहता है कि 2 महीने बाद हमारी शादी होने ही वाली है, तो आखिरकार तुम्हें परेशानी किस बात की है। इस पर रश्मि भी उसे समझाते हुए कहती है कि जो चीज़ें शादी के बाद होनी चाहिए उसे पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल जिद कर बैठता है। राहुल जब बार बार रश्मि से कहने लगता है, आखिरकार रश्मि भी ना चाहते हुए राहुल की बात मान जाती है। और शाम के वक्त जब ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, उसके बाद से राहुल और रश्मि जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वहाँ से ऑटो पकड़ करके रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद एक होटल में कमरा बुक कर लेते हैं, जिस होटल का नाम है उत्तम पैलेस। दरअसल दोनों जब उत्तम पैलेस होटल में जाते हैं और रिसेप्शन पे पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे लगभग एक 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो मैनेजर की सीट पे बैठा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति से कमरा बुक करने के लिए जब कहते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों से उनका एड्रेस ले लेता है, साथ ही साथ उन दोनों का मोबाइल नंबर भी ले करके रजिस्टर में एंट्री कर देता है और फिर उन दोनों को एक कमरा अलॉट कर देता है। उसके बाद से राहुल रश्मि को लेकर के कमरे में जाता है और जैसे ही कमरे में एंट्री करता है, सबसे पहले दरवाज़ा बंद करने के बाद रश्मि के ऊपर टूट पड़ता है। दरअसल राहुल जो रास्ते में ही तरह तरह का जो सपना देखते आ रहा था, कमरे में एंट्री करने के बाद ही उसे पूरा करने लगता है। हालांकि रश्मि को भी मालूम था कि राहुल होटल में ठहरने के लिए क्यों कह रहा था। इसीलिए राहुल जब रश्मि के साथ करने लगता है, रश्मि भी उसे मना नहीं करती है। कमरे में एंट्री करने के बाद सबसे पहले दोनों बेड पर जाते हैं और अपनी हसरतें पूरी करते हैं। जब 1 घंटे के बाद दोनों की थकान खत्म हो जाती है, तब तक रश्मि को भूख लग जाता है। हालांकि राहुल रश्मि से कहता है कि हम बाहर चलते हैं, खाना खा करके आ जाते हैं, लेकिन रश्मि उसे जवाब देती है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी। इसीलिए राहुल होटल में ही फ़ोन करता है और खाना कमरे में मंगा लेता है। जब दोनों खाना खा लेते हैं, बेड पर बैठ कर के दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं कि जब हमारी शादी होगी
हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। बातचीत करते हुए जब 2 घंटे का समय गुजरता है, आखिरकार राहुल के अंदर फिर से तमन्ना जाग जाती है। उसके बाद से फिर से दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं। 1-2 घंटा अपनी मेहनत करने के बाद जब दोनों की थकान हो जाती है, न जाने कब दोनों की आंख लग जाती है और जब दोनों की ही नींद खुलती है तब तक सुबह हो चुकी थी। जब सुबह होती है तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी होती है और किसी को भी एक दूसरे से कोई शिकायत भी नहीं होता है। दरअसल अगले दिन सुबह सुबह ही राहुल रश्मि को लेकर के रिसेप्शन पे जाता है, बिल पे करता है। उसके बाद से रश्मि राहुल को लेकर के अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है। दोनों फंक्शन अटेंड करते हैं, जहाँ पे रश्मि अपने तमाम रिश्तेदारों से राहुल का परिचय भी करवाती है। फंक्शन जो कि शाम को ही ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से राहुल और रश्मि उसी शाम को ही ट्रेन पकड़ करके दोनों वापस अपने घर भी आ जाते हैं। हालांकि जब घर पे पहुंचते हैं, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं कि दरअसल एक रात हम होटल में ठहरे हुए थे। उसके बाद से दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन जैसे ही 2 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 2 सप्ताह के बाद 20 अप्रैल को जब इधर रश्मि अपने ऑफिस में जाती है और काम करने के लिए बैठती है, तभी उसके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है और साथ ही साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ था। दरअसल रश्मि जब अपना व्हाट्सएप ओपन करती है तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि जो कुछ भी इस वीडियो में है, इसे देखने के बाद अगर तुम मेरा बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। दरअसल रश्मि जब उस वीडियो को डाउनलोड करके और जैसे ही देखना शुरू करती है तो उसे देखने के बाद रश्मि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस वीडियो में रश्मि जो राहुल के साथ संबंध बनाते हुए दिखाई देती है और वो वीडियो भी कहीं और का नहीं बल्कि ग्वालियर के ही उस होटल का था, जहाँ पे रश्मि और राहुल एक दूसरे से मुलाकात किए हुए थे। रश्मि जब उस वीडियो को देखती है तो देखने के बाद उसका शरीर थरथर कांपने लगता है। दरअसल रश्मि को अब समझ में नहीं आता है कि वो करे क्या। इसीलिए रश्मि सबसे पहले राहुल के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। राहुल जब रश्मि के पास जाता है और रश्मि जब उस वीडियो को दिखाती है तो देखने के बाद राहुल की भी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। दरअसल राहुल अब ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो कौन शख्स है और उसके पास ये वीडियो कहाँ से आया। दोनों जब बैठ कर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आखिरकार बातचीत करने के बाद निर्णय लेते हैं कि क्यों ना उस नंबर पर बातचीत किया जाए और उसका मंशा समझा जाए। इसीलिए राहुल उस नंबर पर फ़ोन करता है और उधर से वो फ़ोन एक लड़का उठाता है। राहुल जब उस लड़के से बातचीत करता है तो लड़का अपना परिचय राहुल को नहीं देता है, बल्कि उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल ना करूं, तो तुम 2.5 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर दो। हालांकि राहुल और रश्मि जो उतना बेहतर भी घर परिवार से नहीं थे कि वो तुरंत ही 2.5 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर ले। वो व्यक्ति इतनी सी बात कहने के बाद फ़ोन रख देता है। उसके बाद से राहुल ये सोचने लगता है कि आखिरकार 2.5 लाख रुपया कहाँ से लाए। दरअसल दोनों काफ़ी देर तक बैठ कर के सोच विचार करते हैं, लेकिन दोनों का दिमाग नहीं काम करता है और धीरे धीरे जब समय गुजरने लगता है, वो लड़का भी बार बार रश्मि के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे धमकी देने लगता है। दरअसल वो लड़का जब भी रश्मि के नंबर पर फ़ोन करता है, उसे सिर्फ एक ही धमकी देता है कि तुम पैसा कब दे रही हो, अगर जल्द से जल्द तुमने पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। दरअसल सोच विचार करते हुए लगभग 10 दिनों का समय गुजर जाता है। दरअसल राहुल और रश्मि अपनी तमाम कोशिश तो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके पास 2.5 लाख रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो पाता है और ये दोनों चाह करके भी इस बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बता पाते हैं। दरअसल दोनों को ये डर सताने लगता है कि अगर परिवार वालों को मालूम चला कि ग्वालियर जाने के बहाने हमने होटल में क्या किया था, तो उनके घर परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे और हो सकता है कि रिश्ता भी टूट जाएगा। इसीलिए दोनों काफ़ी सोच विचार करने के बाद फैसला लेते हैं कि क्यों ना पुलिस की मदद ली जाए। उसके बाद से राहुल और रश्मि अपने परिवार वालों से झूठ बोल करके 1 मई को ग्वालियर में जाते हैं और ग्वालियर के एसपी आशीष खरे से मुलाकात करते हैं। एसपी आशीष खरे से वो वीडियो ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि सारी बात बताते हुए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब 1 महीने के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, आप कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, वरना अगर गलती से भी ये वीडियो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तो हम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे।
राहुल जब ये सारी बातें एसपी आशीष खरे से बताता है, उसके बाद से एसपी साहब भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हैं। दरअसल एसपी साहब सबसे पहले पड़ाव थाने में फ़ोन करते हैं और इस केस को पड़ाव थाने को हैंडओवर कर देते हैं। राहुल और रश्मि जब पड़ाव थाने में जाते हैं तो वहाँ के थाना अधिकारी जब इनकी पूरी कहानी को सुनते हैं तो इन दोनों को सुझाव देते हुए कहते हैं कि तुम उस व्यक्ति के पास फ़ोन करो और उससे बोलो कि एक बार में मेरे पास 2.5 लाख रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। दरअसल मैं 2.5 लाख रुपया दूंगा तो, पर वो सारा पैसा मैं किस्तों में दूंगा। उसके बाद से राहुल जब उस नंबर पे फ़ोन करता है और उस लड़के से जब कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपया एक बार में नहीं दे सकता हूँ, 50,000 करके मैं 5 बार में दूंगा, वो लड़का भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से राहुल अपने बताए हुए जगह पे उस लड़के को 50,000 रुपया देने के लिए बुलाता है। वो लड़का जब पैसा लेने के लिए पहुंचता है उससे पहले ही इधर पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ पे मौजूद होती है। लड़का जब राहुल से पैसे लेने के लिए पहुंचता है, पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। पुलिस जब उस लड़के से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि उस लड़के का नाम है भूपेंद्र। दरअसल भूपेंद्र कोई और नहीं बल्कि ग्वालियर के उस होटल में ही काम करता था जिस होटल में राहुल और रश्मि एक रात के लिए ठहरे हुए थे। पुलिस जब भूपेंद्र से पूछताछ करती है तो भूपेंद्र पुलिस वालों का जवाब देता है कि साहब मैं तो केवल पैसे लेने के लिए आया था, दरअसल इसके पीछे का ऑनर कोई और ही है। दरअसल भूपेंद्र जो दूसरा नाम बताता है वो दूसरा नाम कोई और नहीं बल्कि उस होटल के रिसेप्शन पे जो 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा था वही है, जिसका नाम है विमुक्तानंद सरस्वत। भूपेंद्र जब विमुक्तानंद का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस होटल मैनेजर विमुक्तानंद को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को बिठा करके और जब इन दोनों से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम दोनों के पास ये वीडियो आया कैसे, इस पे भूपेंद्र भी सारी कहानी पुलिस को बता देता है। दरअसल कुछ ही महीने पहले भूपेंद्र उस होटल में काम करने के लिए आया था और उस होटल में काम उसके बहनोई ने लगवाया था। भूपेंद्र जो कि पढ़ा लिखा ज़्यादा तो नहीं था लेकिन दिमाग का काफ़ी तेज़ था। भूपेंद्र होटल में काम तो करता है लेकिन वहाँ पे उसे कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, पर जैसे ही कुछ महीनों तक नौकरी कर लेता है आखिरकार भूपेंद्र को भी होटल के बारे में सारी जानकारी मालूम चल जाता है। दरअसल कुछ ही महीने के बाद भूपेंद्र को मालूम चल जाता है कि इस होटल के अंदर अक्सर कपल्स ही आते हैं। भूपेंद्र को ये भी मालूम चलता है कि जो कपल्स इस होटल में आते हैं कमरे में एंट्री करने के बाद वो करते क्या हैं। दरअसल भूपेंद्र को जब सारी जानकारी हो जाती है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है और जब भूपेंद्र अपने पूरे प्लान के बारे में होटल मैनेजर से बातचीत करता है और पैसों की जब लालच देता है, होटल मैनेजर भी भूपेंद्र की बातों में आ जाता है। उसके बाद से एक दिन भूपेंद्र दिल्ली शहर में आता है और फिर दिल्ली से ही नाइट विजन के कुछ कैमरा खरीद लेता है और फिर उन कैमरों को लेकर के जो कमरे के अंदर टीवी होता है उसके ऑन ऑफ स्विच में उस कैमरे को फीड कर देता है। उसके बाद से जब भी कोई कपल उस होटल के कमरे के अंदर जाता है और जब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, उन सारे पल का वो फ़ोटो और वीडियो उस कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड हो जाता है। जब वो कपल वहाँ से निकल जाते हैं उसके बाद से भूपेंद्र उन सारे रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में ले लेता है। चूँकि रजिस्टर के माध्यम से भूपेंद्र को भी उन लोगों का मोबाइल नंबर मिल जाता है, उनके नंबर पर उस वीडियो को भेज करके उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल भूपेंद्र इस तरीके से करके न जाने कितने लोगों को अभी तक ब्लैकमेल भी कर चुका था और लाखों रुपया का इनकम भी कर चुका था। भूपेंद्र जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस जब होटल में जाती है और जब कमरे की तलाशी लेती है तो मालूम चलता है कि हर कमरे के अंदर जितना भी टीवी होता है सारे टीवी के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद से पुलिस उस होटल को सील कर देती है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद दोनों को ही जेल भेज देती है। इधर राहुल और रश्मि ग्वालियर से वापस अपने घर तो चले आते हैं लेकिन जो काम दोनों ने मिल करके ग्वालियर के होटल में किया था, खुशकिस्मती से इस बारे में दोनों के परिवार वालों को कभी नहीं मालूम चलता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं।
जिनमें से एक का नाम है रवि प्रजापत। रवि प्रजापत जो अलवर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नवल शर्मा। नवल शर्मा जो डाबरा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं गंभीर सिंह। गंभीर सिंह जो मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मनीष कुमार। मनीष कुमार जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद इरफान। वैसे तो मोहम्मद इरफान जो ज़िला अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।